नमस्कार दोस्तों, सनशाइन इंस्टीट्यूट पाटन के इस यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम डेली जो है टेस्ट सीरीज़ लेके आए हुए हैं। तो आज जो है हमारा केमिस्ट्री की इस टेस्ट सीरीज़ का सेकंड जो है दिन है और सेकंड सीरीज़ आप मान सकते हैं केमिस्ट्री का। इसके पहले हमने जो है कल केमिस्ट्री के 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन हमने टेस्ट किए थे। आज जो है हम 26 से लेकर 50 तक करेंगे और ये टेस्ट होने के बाद जो है इसका जो मैं PDF है वो ग्रुप में सेंड कर दूंगा। हमारे कोचिंग जो ग्रुप हैं, जो लोग अगर हमारे कोचिंग के बाहर होंगे, अगर उनको ये PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि हमको जो है PDF चाहिए। मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इनका जो है लिंक दे दूँगा, ठीक है। ये पूरे 50 क्वेश्चन का PDF। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन 25 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। लोगों को जोड़ दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि बहुत सारे लोग जो है इसमें आप टेस्ट भी दिला सकें। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब टेस्ट दिलाएंगे तो एक कंपटीशन जो है एक अच्छे से बना रहे। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 26, आमतौर पर खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयोग करते हैं। पहला बेंजोइक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 26, आमतौर पर खाद्य परिरक्षक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। आपको कमेंट करके जल्दी इसका आंसर बताना है, ठीक है। जल्दी जल्दी से अपना कमेंट करिए और लोगों को भी आप जोड़ दीजिए, ताकि जो है बहुत से लोग आ जाएँ इसमें। जो लोग भी चैनल में नए होंगे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो डेली जो आपका टेस्ट हो रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर आप लोगों ने दे दिया है, इसका जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा खाद्य परिरक्षक रूप में प्रयोग करने वाला। इसका सही आंसर आएगा बेंजोइक अम्ल, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा बेंजोइक अम्ल। आप लोग कमेंट करते जाइए जल्दी जल्दी। आंसर जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, बेंजोइक अम्ल। आपको मैं बता देता हूँ, शाम 7 बजे डेली हमारा साइंस का टेस्ट चलता है। इसके अंतर्गत हमारा बायो का मैं अगर आपको बताऊँ, बायोलॉजी का मैंने जो है 5 जो है टॉपिक वो कवर करा दिया है। जिसके अंतर्गत 5 टॉपिक में मैंने जो है सेल कवर कराया, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम मैंने कवर कराया, है ना, उत्सर्जन तंत्र मैंने कंप्लीट कराया था, कंकाल तंत्र मैंने कंप्लीट कराया था, पाचन तंत्र मैंने कंप्लीट कराया था। इस तरीके से 5 अलग अलग टॉपिक का जो है मैंने बायोलॉजी का टेस्ट करवा चुका है। आप लोग अगर में से कोई किसी ने नहीं देखा होंगे तो यूट्यूब में जाइए, आप सनशाइन इंस्टीट्यूट पाटन में आप एक प्लेलिस्ट होगा उसमें से आप देख सकते हैं। साथ ही मैंने फिजिक्स का जो है ऑलरेडी 6 टॉपिक मैंने कवर करा चुका है। फिजिक्स का उसमें जो है आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा मैंने कंप्लीट कराया था। दूसरा मैंने कार्य ऊर्जा एवं शक्ति मैंने कंप्लीट कराया था, वो भी आप देख सकते हैं। कार्य ऊर्जा एवं शक्ति ऑलरेडी उसमें है ना। तीसरा मैंने गुरुत्वाकर्षण मैंने कंप्लीट कराया था, गुरुत्वाकर्षण। चौथा मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश मैंने कंप्लीट कराया था। पूरा टेस्ट जो है वो आप देखेंगे यूट्यूब में अवेलेबल है, ठीक है। पांचवा मैंने जो है ताप एवं उष्मा, हीट एंड टेम्परेचर मैंने कंप्लीट कराया था, ताप एवं उष्मा। और 6वां नंबर पे मैंने कवर कराया था, वो कराया था तरंग एवं ध्वनि, है ना, तरंग एवं ध्वनि, वेव्स एंड साउंड, तरंग एवं ध्वनि, ये मैंने कंप्लीट कराया था। इस तरीके से देखा जाए तो 5 बायोलॉजी, 6 फिजिक्स और एक मैंने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इकोलॉजिस्ट, जो कि सेंट्रल TT और TT वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इकोलॉजी, ये मैंने जो है कवर करा लिया है। ये सभी जो है यूट्यूब में अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। इसके साथ साथ जो है जियोग्राफी का भी टेस्ट हो चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री का भी टेस्ट हो चुका है, मिडिवल हिस्ट्री का भी टेस्ट हो चुका है, कंप्यूटर का भी टेस्ट हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी टेस्ट हो चुका है। ये सभी जो है अवेलेबल है आपके इस यूट्यूब में सनशाइन इंस्टीट्यूट पाटन। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे है। आपको जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित अक्रिय गैस है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपको जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर देना है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित अक्रिय गैस है हीलियम, नियॉन, रेडॉन, आर्गन। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन सा है। सभी कमेंट करते जाइए। आप सभी को जो है गुड इवनिंग, जुड़ जाइए मेरे साथ, लोगों को भी जोड़ दीजिए और इसका सही आंसर आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 कि सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित अक्रिय गैस कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आर्गन।
ठीक है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? आर्गन, ठीक है। अगर हम बात करेंगे अक्रिय गैस को कहाँ रखा गया है आवर्त सारणी में, तो आवर्त सारणी के जो है 18वें वर्ग में, आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में जो है अक्रिय गैसों को रखा गया है। इन अक्रिय गैसों में सबसे ज़्यादा जो है वो कौन है? आर्गन है। याद करिए, अक्रिय गैसों को जो है 18वें वर्ग में रखा गया है ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे है। निम्न में से कौन से तत्व सबसे नरम है ना। आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है कि कौन से तत्व जो है सबसे नरम है। सोडियम, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा। क्वेश्चन है 28, कौन सा तत्व जो है सबसे नरम है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, कमेंट फास्ट करते जाइए, बिल्कुल रुकना नहीं है। क्वेश्चन 28, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे नरम है? सोडियम, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा। क्वेश्चन नंबर 28, तो इसका सही आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा सबसे नरम जो तत्व है वो है सोडियम। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सोडियम। वर्ग 1 अगर हम बात करेंगे है ना, वर्ग 1 जैसे मैंने आपको ऊपर में आपको बताया था कि अक्रिय गैस जो है वर्ग 18 में होते हैं, उसी प्रकार से वर्ग 1 की गैस जो वर्ग 1 में जो रहने वाले तत्व होते हैं उनको क्षारीय धातु कहा जाता है ना। वर्ग 1 आप जानते हो इस तरीके से जो है वर्ग बने होते हैं। तो पहला वाला जो वर्ग होता है उसको बोला जाता है क्षारीय धातु, और इन तत्वों की विशेषता ये होती है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। बात का समझ में आ रहा है कि जो वर्ग 1 के जो होते हैं तत्व उसको क्षारीय धातु बोले जाते हैं, और ये क्षारीय धातु की विशेषता ये होती है कि इनको चाकू से काटा जाता है। मतलब ये जो है सबसे क्या होते हैं? नरम होते हैं। और सबसे नरम की बात करेंगे इन चारों में से, तो आंसर क्या आ जाएगा? सोडियम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब चीज़ को आपको नोट करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके ऑप्शन इस प्रकार है, और क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे है 29। रबर के वाणिज्यिक वल्कनाइजेशन में शामिल हैं। रबर के वाणिज्यिक वल्कनाइजेशन में शामिल है पहला सेलेनियम, दूसरा फास्फोरस, तीसरा सल्फर, चौथा कार्बन। क्वेश्चन एक बार मैं फिर पढ़ देता हूँ। रबर के वाणिज्यिक वल्कनाइजेशन में शामिल है सेलेनियम, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 29, रबर के वाणिज्यिक वल्कनाइजेशन में शामिल है। कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे है, और सभी जो है लोगों को बुला दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए ताकि बहुत से लोग जो है इसमें जुड़ जाएं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर जो आएगा रबर के वाणिज्यिक वल्कनाइजेशन में शामिल है, इसका सही आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा सल्फर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाने की प्रक्रिया ही वल्कनाइजेशन कहलाया जाता है। क्या बोला मैंने? प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाने की प्रक्रिया को ही वल्कनाइजेशन कहते हैं। इससे रबर के गुण में क्या आ जाती है? स्थायित्व आ जाती है। ठीक है, इससे रबर के गुण में क्या आ जाती है? स्थायित्व आ जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सल्फर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे है। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जाना पहचाना क्वेश्चन है। रेडियो सक्रियता परिघटना की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 30 है, रेडियो सक्रियता परिघटना की खोज किसने की थी? आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। पहला मैडम क्यूरी, दूसरा पीरे क्यूरी, तीसरा जे थॉमसन, चौथा हेनरी बेकरेल। आपका क्वेश्चन पढ़िए, आपके स्क्रीन पे है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 का आप आंसर दीजिए। ठीक है, और आपको एक और बात बता देता हूं दोस्तों, कल सुबह 8 बजे जो है आप लोग का जो टेस्ट होगा वो होगा प्राचीन भारत के इतिहास का टेस्ट। प्राचीन भारत के इतिहास का टेस्ट कल सुबह 8 बजे। ठीक है, कल सुबह 8 बजे जो है आपका प्राचीन भारत के इतिहास का टेस्ट होगा। और हमारा अभी तक जो टेस्ट हो चुका है, ठीक है, जियोग्राफी का टेस्ट हो चुका है, पॉलिटिकल्स का टेस्ट हो चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट हो चुका है, और मैं आपको बता देता हूँ मिडिवल हिस्ट्री का टेस्ट हो चुका है, कंप्यूटर का टेस्ट हो चुका है ना। साइंस का टेस्ट तो मैंने आपको ऊपर में ही बताया था। चलिए इसका आंसर आप दीजिए। इसका जो सही आंसर आ जाएगा, रेडियो सक्रियता परिघटना की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर आ जाएगा हेनरी बेकरेल। ठीक है, हेनरी बेकरेल। आपको पता होना चाहिए कुछ तत्वों के द्वारा जो है अल्फ़ा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन किया जाता है ना। कुछ किरणों के द्वारा, कुछ तत्वों के द्वारा अल्फ़ा बीटा गामा किरणों का क्या हो जाता है? उत्सर्जन किया जाता है, और इस घटना को ही क्या बोला जाता है? रेडियो सक्रियता कहा जाता है। ठीक है, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? हेनरी बेकरेल ने किया था। ठीक,
कुछ तत्वों के द्वारा क्या किसका जो है उत्सर्जन होता है, अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन किया जाता है। और इसी घटना को क्या बोला जाता है दोस्तों, इसी घटना को रेडियो सक्रियता परिघटना कहा जाता है और इसकी खोज जो है हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है लोहा, निकेल, अमोनिया, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है लोहा, निकेल, अमोनिया, कार्बन। आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है कि क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा। बताइए सभी दोस्तों, 31 तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है। कंटिन्यू में जो है जब तक हमारा क्लास जो है स्टार्ट नहीं होता तब तक डेली में जो है टेस्ट लेते जाऊंगा। शनिवार रविवार तो एक विशेष जो है मैराथन जो है बोलना चाहिए टेस्ट चलता है, बाकी दिन भी मैं दो जो है टाइमिंग में आपको टेस्ट ले रहा हूँ। शनिवार रविवार 4 टेस्ट लगती है ना। सभी बने जुड़े रहिए और अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी करते जाइए, ठीक है। और नए लोग होंगे तो मैं बार बार बोल रहा हूँ सब्सक्राइब जो है जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर आ जाएगा तेलों का हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है वो आंसर आ जाएगा निकिल। आंसर क्या आ जाएगा, निकिल। निकिल उत्प्रेरक के साथ ही जो है तेलों का क्या किया जाता है दोस्तों, हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 32 है कोबाल्ट 60। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कोबाल्ट 60 आमतौर पर चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। आज हमको 50 क्वेश्चन तक जाना है ना, तो जल्दी से सभी क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करिए और उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 है कोबाल्ट 60 आमतौर पर चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। अल्फा किरण उत्सर्जित करता है, बीटा किरण उत्सर्जित करता है, गामा किरण उत्सर्जित करता है, सभी उत्सर्जित करता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन पढ़िए। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, ऑप्शन पढ़िए और कमेंट करके इसका आंसर जल्दी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 कोबाल्ट 60 आमतौर पर चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। सभी आंसर दीजिए दोस्तों, आंसर देते जाइए। क्वेश्चन नंबर 32 का कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 का आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरण। कोबाल्ट 60 आमतौर पर चिकित्सा में प्रयोग करते हैं क्योंकि उत्सर्जित करता है दोस्तों गामा किरण। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 प्रश्न क्या बोला जा रहा है वो समझिए, एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन स्क्रीन पे है किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है तो परमाणु भार क्या होगा। प्रश्न आप समझिए, अच्छा क्वेश्चन है ना, बेसिक क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 33 किसी तत्व के परमाणु में क्या है, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, साथ ही 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन है तो परमाणु भार क्या होगा। आपके स्क्रीन पे है 6, 4, 12, 8। देखिए आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन इस प्रकार है 6, 4, 12, 8। आप कमेंट फास्ट करें, मैं बार बार बोल रहा हूँ कमेंट फास्ट करें। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है तो परमाणु भार क्या होगी। आपके स्क्रीन पर 6, 4, 12, 8। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोगों ने आंसर दे भी दिए होंगे। देखिए आपको पता है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो है प्रोटॉनों की संख्या और उसके नाभिक के बाहर जो राउंड में जो है चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों जो होते हैं बराबर होते हैं। तो सीधी बात है जब प्रोटॉन की संख्या 2 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 होगा। तो ये सीधी क्वेश्चन में दिया भी है इलेक्ट्रॉन की संख्या, नहीं भी दिया रहता तो भी हम मान लेते हैं कि प्रोटॉन 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा ही होगा। यहाँ पे दे दिया है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। परमाणु क्रमांक अगर पूछता, अगर मान लो इस क्वेश्चन में परमाणु क्रमांक अगर पूछता, इस क्वेश्चन में अगर परमाणु क्रमांक अगर पूछता तो परमाणु क्रमांक होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ प्रोटॉनों की संख्या 2 है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है तो परमाणु क्रमांक अगर इस प्रश्न का पूछता, उस तत्व का पूछता तो आंसर 2 आता। अगर यहाँ पे परमाणु क्रमांक पूछता तो आंसर क्या आता दोस्तों, 2 आता। क्यों, क्योंकि 2 प्रोटॉन मतलब परमाणु क्रमांक 2। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पे परमाणु भार पूछा है। परमाणु भार जो होगा क्या होगा, यहीं से खुद देखो, ये कोई तत्व है,
है ना। परमाणु भार, भार उसका भार, तो भार में आपका क्या हो जाएगा, उसके अंदर में क्या रहता है, एक तो प्रोटॉन रहता है और एक जो है क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, और इन्हीं के योग को ही क्या बोलेंगे, परमाणु भार बोलेंगे, क्योंकि भार जो है हमेशा नाभिक में होगा। नाभिक के बाहर में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता। जो आदमी चक्कर लगाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होता, इतना याद रखना, ठीक है। वो जो वैल्यू, जो आदमी या जो भी है वो चक्कर लगाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होता है। तो नाभिक में कौन रहता है, एक तो प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, उन्हीं के योग को भार बोलेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे जो है क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो आप प्रोटॉन 2 दिया है और न्यूट्रॉन कितना दिया है, 2, तो 2 और 2 4। इलेक्ट्रॉन की कोई वैल्यू नहीं क्योंकि वो बाहर घूमता है, तो परमाणु भार क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 4। मतलब परमाणु भार बराबर क्या हुआ दोस्तों, परमाणु भार वो जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन्हीं के योग को क्या बोला जाता है, परमाणु भार। परमाणु क्रमांक क्या बोलेंगे, प्रोटॉन की जो संख्या होगी वो परमाणु क्रमांक होगी, ठीक। इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या आ जाएगा, 4। बढ़ते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत दिया था। रदरफोर्ड, नील्स बोहर, जॉन डाल्टन, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 34 कि सबसे पहले पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत दिया था कौन, रदरफोर्ड, नील्स बोहर, जॉन डाल्टन, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 34 जिन्होंने जो है परमाणुविक सिद्धांत दिया था। परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, प्रश्न ये है। परमाणुविक सिद्धांत मतलब परमाणु सिद्धांत सबसे पहले कौन दिया था, तो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, परमाणु सिद्धांत कौन दिया था, इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने ही वैज्ञानिक आधार पर सबसे पहले जो है परमाणु की व्याख्या किया था, और उन्होंने बोला था कि पदार्थ जो है वो अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ठीक है। तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे है, आप क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आपके ऑप्शन भी है, आपको कमेंट करके आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 35 में पढ़ देता हूँ, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन है आपके, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। प्रश्न एक बार मैं फिर पढ़ देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 35, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, और लोगों को जोर दीजिए, अभी भी 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी भी 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप लोगों को जोर दीजिए। नए लोग होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, इसका जो सही आंसर आ जाएगा, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आ जाएगा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। इसका जो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य किया जाता है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर, ठीक। बढ़ते हैं अगला, जब तक हमारा कोचिंग क्लास अभी स्टार्ट नहीं हो पाता तब तक डेली ये सब करेंगे, है ना। बिल्कुल सुस्त नहीं रहना है, बिल्कुल अपना काम जो है करते रहना है, ठीक है। अपना कर्म करने से हमको पीछे नहीं हटना है। भले लॉकडाउन जो है वो कब ख़त्म होता है वो हमको नहीं पता, या कब जो है वैकेंसी आएगी, ये बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। हम अपना कर्म करते जाएंगे, डेली आएंगे, डेली हम जो टेस्ट दिलाएंगे, डेली हम पढ़ते रहेंगे, और सुबह और शाम जो हम क्या देंगे, टेस्ट देंगे, ठीक है। बिल्कुल पढ़ाई में कमजोरी नहीं करना है, कमजोरी करोगे तो देखो यार कितना दिन हो गया है ना, ऐसे में तो पूरा भूल जाओगे, बात समझ रहे हो ना। जबकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जब तैयारी करते हैं इतना दिन का गैप नहीं रखना है। तो जो लोग लॉकडाउन में एकदम आराम फरमा रहे हैं उन लोग को बता देता हूँ, ये सही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, कोई भी आप पेपर के लिए सही नहीं होता। जिन लोग जो है अभी एग्ज़ाम है कॉलेज वाला, उन लोगों से पूछिए आप, उन लोग का हालात कैसे होंगे, जिनका खुद को ही नहीं पता उन लोगों की भाई पेपर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उसमें जो होता है बहुत ख़राब स्थिति हो जाता है ना, कितना भी अच्छा पढ़ने वाला हो उनको जो दिक्कत हो जाती है। तो इसका मैं बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा लीजिए, थोड़ा थोड़ा लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल बंद एकदम नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करते जाना है।
निम्न में से कौन से ईंधन कम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? प्रश्न क्या है, कौन से ईंधन जो है कम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? प्रदूषण तो फैलाएगा, लेकिन क्या है, कम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। हाइड्रोजन, केरोसिन, डीजल, कोयला। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं कि कौन से ईंधन कम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है, आपको बताना है। हाइड्रोजन, केरोसिन, डीजल, कोयला। क्वेश्चन नंबर 36, हमको क्वेश्चन 50 तक जाना है, कमेंट करके सभी इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 36, तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण जो फैलाता है वो फैलाता है हाइड्रोजन। कौन फैलाता है दोस्तों? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ईंधन जो है सबसे कम प्रदूषण फैलाता है। इससे जो है क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको भविष्य के ईंधन कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, प्रश्न भी पूछता है भविष्य का ईंधन किसको बोलते हैं, तो आंसर याद रखना हाइड्रोजन। बहुत से लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं भविष्य का ईंधन हीलियम और हाइड्रोजन में, तो याद रखना आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन। बढ़ते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पे है, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है रक्तस्राव। क्वेश्चन नंबर 37 है रक्तस्राव को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रश्न नंबर 37 है रक्तस्राव को रोकने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, पोटास एलम। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पे है रक्तस्राव को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, पोटास एलम। क्वेश्चन नंबर 37, कमेंट करिए, इसका आंसर बताइए जल्दी से कि रक्तस्राव को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, पोटास एलम। तो आपको पता होगा, जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, हमको 50 क्वेश्चन तक जाना है। आपको पता है जब भी खून बहता है इसको रोकने के लिए जो है ना, किसका प्रयोग करते हैं? फिटकरी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? फिटकरी का प्रयोग करते हैं। और फिटकरी का जो है रासायनिक नाम जो ही है पोटास एलम। फिटकरी का रासायनिक नाम ही क्या है? पोटास एलम। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पोटास एलम। ठीक है दोस्तों, बढ़े अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 लास्ट 12 क्वेश्चन है दोस्तों, जुड़े रहिए, बिल्कुल नहीं जाना, दर्शन करके बिल्कुल नहीं जाना है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे ऑप्शन है, कमेंट करिए जल्दी से जल्दी, बिल्कुल कोई छोड़ के नहीं जाएगा। 12 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसके बाद में इसका जो है PDF में आपको ग्रुप में दे दूंगा। और जो लोग अगर कोचिंग के बाहर के होंगे उन लोग को अगर ज़रूरत है कोचिंग इस PDF का, आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख दीजिए कि सर हमको PDF चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो है लिंक दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण हवा में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? क्वेश्चन देखिए कि किसकी उपस्थिति के कारण जो है हवा में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन 38 आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से जो इसका आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। किसकी उपस्थिति के कारण हवा में पीतल का रंग जो है फीका पड़ जाता है? नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। हवा में प्रश्न क्या है? हवा में पीतल का रंग जो है फीका पड़ जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, सब कमेंट कर दिए होंगे उम्मीद करता हूँ। इसका सही आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, हवा में पीतल का रंग फीका पड़ने का कारण क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, बढ़े अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पे है ना। क्वेश्चन नंबर 39 हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। चलिए आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। एथिलीन किस श्रेणी का सदस्य है? क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पे है, एथिलीन किस श्रेणी का सदस्य है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, एल्केन, एल्किल, एल्किन, एल्काइन। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, एथिलीन किस श्रेणी का सदस्य है? एथिलीन किस श्रेणी का सदस्य है? आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए। एल्केन, एल्किल, एल्किन, एल्काइन। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि एथिलीन किस श्रेणी का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 39 हाइड्रोकार्बन का एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है, फास्ट कमेंट करिए। इसका जो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 है एथिलीन किस श्रेणी का सदस्य है, तो यह आंसर आ जाएगा एल्किन। क्या आ जाएगा? एल्किन। एल्किन के बारे में बात करोगे तो एल्किन एक क्या है?
खुली श्रृंखला का एक हाइड्रोकार्बन है जिसका जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n। CnH2n है, क्या होगा? CnH2n होगा, है ना। और एथिलीन जो है ये क्या है? एथिलीन जो है एल्किल श्रेणी का सदस्य है जिसका अणुसूत्र होगा C2H4। n बराबर 2 रखने से आपको यहाँ पर मिल जाएगा C2H और 2 × 2 आपका 4, तो C2H4 जो है एल्कीन का जो है सामान्य सूत्र है। तो आपको याद रखना एथिलीन, एथिलीन यहाँ पे बात से समझ में आ रहा है, इन जुड़ा हुआ है तो आंसर क्या आ जाएगा? एल्कीन, है ना। कोई आइन नहीं जुड़ा है ना कोई एन नहीं जुड़ा है ना। समझ में आ रहा है ना। एथेन रहता तब आप भले बोलते हैं एल्केन, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? एथिलीन, इन जुड़ा हुआ है तो आंसर क्या आ जाएगा? एल्कीन, सही आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। 10 क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं, बने रहिए इसी के साथ, चैनल पे बने रहिए और आप जो है आपका कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में करते रहिए, ठीक है। चलिए बढ़े अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 40 है, 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, आप कमेंट करके इसका आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, पहला गेहूँ का खेत, सोयाबीन का खेत, मूंगफली का खेत, धान का खेत। क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पे है कि मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? गेहूं का खेत, सोयाबीन का खेत, मूंगफली का खेत, धान का खेत। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार एग्जाम में, ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, मीथेन गैस उत्पादित करने वाला क्षेत्र गेहूं का खेत, सोयाबीन का खेत, मूंगफली का खेत, धान का खेत। आपके पास समय है, आप जल्दी से जो है थोड़ा सा इसका आंसर आप जल्दी से दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र है इसका जो आंसर आ जाएगा धान का खेत। इसका सही आंसर आ जाएगा डी, धान का खेत। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित गैस मिश्रण में, प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित गैस मिश्रण में किसका उपयोग वेल्डिंग के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित गैस, रेलवे में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, रेलवे में आ चुका है प्रश्न, निम्नलिखित गैस मिश्रण में किसका उपयोग वेल्डिंग के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 41 है कि वेल्डिंग के समय जो है किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन व एसिटिलीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, एसिटिलीन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे है, आप जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि निम्नलिखित गैस मिश्रण में किसका उपयोग वेल्डिंग के लिए किया जाता है? हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कि वेल्डिंग के समय जो है उपयोग किया जाता है। 9 क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं, फटाफट जो है इसका आप कमेंट करिए इसका आंसर और शेयर भी कर दीजिए। अभी भी 9 क्वेश्चन बचे हुए हैं, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, अपने कॉलेज ग्रुप में, सब में शेयर कर दीजिए। प्रश्न है, वेल्डिंग के लिए किया जाने वाला उपयोग जो है इसका किया जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन। आंसर क्या आ जाएगा? एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन। इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी। उम्मीद करता हूँ आप सभी का जो आंसर है वो सही होता जाएगा, वो मैं कमेंट बॉक्स में आप लोग का मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 42 है, सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 42 है, अच्छा क्वेश्चन है। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को क्या कहा जाता है? पहला पॉलिस्टर, रियॉन, नायलॉन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 है, सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42। 8 क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं दोस्तों, 8 क्वेश्चन, बने रहिए, जाइएगा बिल्कुल नहीं, और इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 42 नंबर क्वेश्चन, सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को क्या कहा जाता है? पॉलिस्टर, रेयॉन, नायलॉन, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए फास्ट जो है,
इसका PDF मैं फिर उसके बाद ग्रुप में सेंड कर दूंगा। इसका आंसर भी मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, क्योंकि कुछ लोग जो है बोल रहे थे कि सर आंसर जो है कल का पता नहीं चला। मैं इसका आंसर के साथ में इसका PDF मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। जो लोग नए होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर PDF की ज़रूरत होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिए सर हमको PDF चाहिए, मैं PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आ जाएगा सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर वो आएगा बी, रेयान। आंसर क्या आ जाएगा? बी, रेयान। देखिए, अगर आपको बोला जाएगा कि मानव द्वारा उपयोग में लाया गया या मानव द्वारा बनाया गया, है ना, मानव द्वारा बनाया गया पहला रेशा क्या था, तो नायलॉन। ध्यान से सुनना, मानव द्वारा बनाया गया पहला रेशा क्या था बोलेगा तो आप बोलना नायलॉन। लेकिन अगर बोलेगा सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे जो है वो क्या है, तो बोलना रेयान। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? रेयान, जिसका उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है। ध्यान से समझ में आया। बगैर प्रश्न पूछेगा मानव द्वारा बनाया गया पहला रेशा क्या है, तो आप क्या बोलना? नायलॉन। मानव द्वारा उपयोग में लाया गया पहला या बनाया गया पहला रेशा कौन है, तो नायलॉन। लेकिन अगर बोलेगा सेलुलोज से बने क्या है, तो इसका आंसर क्या आएगा? रेयान। अब दोनों चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़िया, अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे है। 7 क्वेश्चन बचे हुए दोस्तों, इसका कमेंट करके आंसर दीजिए। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, सभी। क्वेश्चन नंबर 43, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उपर्युक्त, सभी। कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि धातुओं की जो ऑक्साइड होती है उसकी प्रकृति क्या होता है ना। यहाँ पे आप देखेंगे धातुओं के ऑक्साइड बोल रहे हैं, मतलब इसमें एक धातु के साथ क्या जुड़ जाएगा दोस्तों? ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। धातु के साथ क्या जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है कमेंट कर लिए होंगे। इसका जो सही आंसर आ जाएगा कि धातुओं के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो होती है क्या? क्षारीय। क्या हो जाएगा? क्षारीय। अगर ऑक्साइड क्या होगी? ऑक्साइड है मतलब क्या, उसमें ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के साथ ही बना यौगिक ही ऑक्साइड कहलाता है। तो धातुओं की जो यौगिक होगी उसकी प्रकृति क्या होगी दोस्तों? क्षारीय। ठीक है, बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, अभी भी 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, बने रहिए। परमाणु संरचना संबंधित तरबूज मॉडल, है ना, पंपुडिंग मॉडल जो है किसने दिया था? थॉमसन, डाल्टन, न्यूटन, पाउली। क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे है। परमाणु संरचना संबंधित तरबूज मॉडल किसने दिया था, है ना। जिस प्रकार उन्होंने बोला था कि तरबूज के जो बीज है, बीज जिस प्रकार धसे होते हैं, है ना, उसी प्रकार जो है आप जानते हो जो कण हैं वो भी परमाणु के वो भी धसे होते हैं। तो चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 44, परमाणु संरचना संबंधित तरबूज मॉडल जो है वो किसने दिया था? थॉमसन, डाल्टन, न्यूटन, पाउली। क्वेश्चन नंबर 44। तो इसका सही आंसर आ जाएगा परमाणु संरचना संबंधित तरबूज मॉडल किसने दिया था। इसका सही आंसर उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट करके बता रहे होंगे। इसका सही आंसर आ जाएगा थॉमसन। जे थॉमसन के अनुसार, क्या? जे थॉमसन, इसका जो पूरा नाम आपको पता है क्या है? जे थॉमसन। जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक ठोस पिंड होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो धसे होते हैं। ठीक है, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है वो धसे होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? थॉमसन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, अंतिम 5 क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, एस्क में मिली अशुद्धि को क्या कहा जाता है? प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, एस्क में मिली अशुद्धि को क्या कहा जाता है? धातुमल, फ्लक्स, गैंग, सभी। क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पे है कि एस्क में जो मिली अशुद्धि है उसको क्या बोला जाता है? धातुमल, फ्लक्स, गैंग, सभी। क्वेश्चन नंबर 45, 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है, बिल्कुल जाना नहीं है। 5 क्वेश्चन बचे हुए, आप 5 क्वेश्चन का आंसर देते जाइए। क्वेश्चन नंबर 45 है। जो लोग भी चैनल में नए होंगे भैया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पूछा प्रश्न क्या है, एस्क में मिली अशुद्धि को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा, एस्क में जो मिली जो अशुद्धि होती है उसको बोला जाता है दोस्तों गैंग। क्या बोला जाता है? इसको गैंग बोला जाता है ना। और एक और बात याद रखना, इसी गैंग को हटाने के लिए बाहर से जो भी पदार्थ मिलाए जाते हैं, क्या बोला मैंने, जो एस्क में जो अशुद्धि मिली होती है उसको क्या बोला जाता है? गैंग बोला जाता है। और इसी गैंग में जो या इसी जो अशुद्धि जो रहती है ना, इस गैंग को हटाने के लिए जो भी बाहर से पदार्थ मिलाए जाते हैं उसको फ्लक्स बोलते हैं। तो 2 चीज़ आपका तैयार हो गया। पहला, अगर अशुद्धि मिल गया उसको बोलते हैं गैंग, और इस अशुद्धि को दूर हटाने के लिए बाहर से कोई भी पदार्थ मिलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स।
ठीक, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 46, अच्छा क्वेश्चन है 46, आपके जनरल नॉलेज के लिए 46 आपका बड़ा सरल क्वेश्चन है। गोताखोर के सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस के साथ किस गैस का मिश्रण होता है? एकदम फास्ट कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। गोताखोर के सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस के साथ किस गैस का मिश्रण किया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, सभी आप इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर सबके सब बताइए। गोताखोर के सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस के साथ किस गैस का मिश्रण किया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए। गोताखोर के सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस के साथ किस गैस का मिश्रण किया जाता है? तो इसका आंसर सही आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आपको पता है, आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर? हीलियम। ठीक है, ऑक्सीजन गैस के साथ क्या लेके जाते हैं? हीलियम लेके जाते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। एक और बात बता देता हूँ कि आज जो सुबह हमारा ज्योग्राफी का टेस्ट हुआ है उसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं। उन सभी जो क्वेश्चन है वो कल सुबह जो 8 बजे का जो टेस्ट होगा प्राचीन इतिहास, उसके पहले जो है उसको कराया जाएगा, है ना। उसके पहले जो है प्राचीन भारत के इतिहास के पहले जो छूटा हुआ ज्योग्राफी उसको कराने के बाद जो है वो प्राचीन इतिहास शुरू होगा। तो प्राचीन इतिहास का जब आप टेस्ट दोगे तो आज अच्छे से पढ़ के आइएगा, उसके बाद टेस्ट देना। ठीक है, आज अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर कल सुबह 8 बजे जो है आप प्राचीन भारत के इतिहास का टेस्ट देना। तो कल का मैं टाइम आपको बता देता हूँ, कल सुबह 8 बजे प्राचीन भारत के इतिहास और कल शाम 7 बजे फिर से साइंस का टेस्ट। ठीक है, कल सुबह 8 बजे जो आप करेंगे टेस्ट किस चीज़ का? प्राचीन भारत के इतिहास का। उसके पहले जो है मतलब 8 बजे से ही हम जो है जो ज्योग्राफी का पोर्शन छूटा हुआ है उसको पहले करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 47 आपके स्क्रीन पे है। मिट्टी की अम्लता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्क्रीन पे आपके ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। क्वेश्चन नंबर 47, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या आ जाएगा दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पे है ना। क्वेश्चन नंबर 48, वर्तमान समय में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। 92, 112, 116, 118। क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन पे है कि वर्तमान में जो है तत्व जो ज्ञात है वो कितना है? 92, 112, 116, 118। आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 48, कल सुबह 8 बजे ज्योग्राफी का टेस्ट जो है होगा, उसके कुछ देर बाद क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसके बाद प्राचीन भारत के इतिहास का टेस्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर सुबह 8 बजे जरूर आइएगा। वर्तमान समय में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों 118। क्या आंसर आ जाएगा? 118 इसका सही आंसर आ जाएगा। तत्वों की संख्या वर्तमान में कितना है? 118। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49, ब्यूना एन और ब्यूना एस क्या है? ब्यूना एन व ब्यूना एस क्या है? प्लास्टिक, रबर, नायलॉन, रेयॉन। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे ऑप्शन है, आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 है, ब्यूना एन व ब्यूना एस क्या है? आपको स्क्रीन पे जो है ऑप्शन भी है, आप कमेंट करके जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों रबड़। क्या है? रबड़। ध्यान दीजिए, रबड़ के वृक्ष से प्राप्त, है ना, क्या बोला मैंने? रबड़ के वृक्ष से जो प्राप्त जो रबड़ मिलता है, जो रबड़ के वृक्ष से जो हमको रबड़ मिलता है उसको लेटेक्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? उसको लेटेक्स कहा जाता है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? जो वृक्ष से, रबड़ के वृक्ष से जो रबड़ मिलता है उसको लेटेक्स कहा जाता है, जो कि आइसोप्रीन का बहुलक है, जो कि आइसोप्रीन का बहुलक है। रबड़ के वृक्ष से जो रबड़ मिलता है वो लेटेक्स कहा जाता है, जो कि आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए, अगर हम बात करेंगे कृत्रिम रबड़ का, तो कृत्रिम रबड़ के जो विकास है उसका श्रेय किसको जाता है? कृत्रिम रबड़ के विकास का जो श्रेय जाता है वो हैरिस को जाता है। वैज्ञानिक है हैरिस। कृत्रिम रबड़ के विकास का जो श्रेय है वो किसको जाता है दोस्तों? हैरिस को जाता है। तो अगर प्रश्न पूछेगा ब्यूना एन और ब्यूना एस क्या है, तो वो रबड़ का क्या है, किस में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? रबड़। ठीक, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन।
आज का अंतिम क्वेश्चन पूरे केमिस्ट्री का अंतिम क्वेश्चन है ना। ये आज का अंतिम क्वेश्चन, इसका कमेंट करके आंसर बताइए, है ना। जो लोग भी चैनल में नए होंगे दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे डेली डाल रहा हूँ, डेली 2 आपका टेस्ट हो ही रहा है, साथ ही शनिवार रविवार को 4 क्लासेस चलती है ना। चलिए, और इसका अगर PDF मैं ग्रुप में दे दूंगा, हमारी जो कोचिंग ग्रुप है उसमें तो मिल ही जाएगा। जो लोग नए होंगे वो लोग आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर मांगोगे तब, ठीक। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है ना। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? नाइट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न है, किसे अम्लों का जो है राजा कहा जाता है? आपको बताना है नाइट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, कमेंट करके जल्दी बताइए। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? नाइट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्लों को जो है अम्लों का जो है राजा कहा जाता है, क्योंकि जो जानते हो ये उद्योग में काम आने वाला सबसे प्रमुख जो है रसायन है। उद्योग में काम में आने वाला ये सबसे प्रमुख रसायन है, इस कारण जो है सल्फ्यूरिक अम्लों को अम्लों का राजा कहा जाता है। तो आप सभी का जो है ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत जो है धन्यवाद, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों में से कोई हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग भी देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। कल आएंगे हम लोग जो है सुबह 8 बजे जो है हमका प्राचीन भारत का इतिहास होगा, और फिर शाम 7 बजे जो है साइंस का होगा, ठीक है। धन्यवाद।